Assalamu alaikum students, beta, welcome back. This is your biology teacher and welcome to Alham Dynamic World beta. Students, beta biology first year chapter number 6 Kingdom Prokaryotic का आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है. टॉपिक प्रीवियस वाले की ही एक्सटेंशन है बेटा. हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स और अब तक हमने इनकी मेम्ब्रेन्स की बात कर ली है और कुछ कंपोनेंट जो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में मौजूद होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं. रिमेनिंग कंपोनेंट्स की बात आज हम करेंगे. आज हमने प्लाज्मिड के ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, मीसोसोम के ऊपर, ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी के ऊपर और स्पोर्स एंड सिस्ट के ऊपर बेटे बात करनी है. सो स्टार्ट करते हैं बेटे. हमारा पहला पॉइंट होगा अबाउट द प्लाज्मिड बेटा. बैक्टीरियल सेल का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसमें डीएनए कंटेंट मौजूद होता है बेटा. क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, कोई आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होगी, इसलिए बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके साइटोप्लाज्मिक पार्ट में ही मौजूद होता है. एक तो है उसका जेनेटिक कंटेंट जो सर्कुलर फॉर्म में है, कुछ इस तरह से, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है बेटा. इसके अलावा बैक्टीरिया की बॉडी में एक और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल भी मौजूद होता है बेटा. वो भी चूंकि डीएनए का ही मॉलिक्यूल है इसलिए हम उसे प्लाज्मिड का नाम देते हैं. यहां पर डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये एक राउंडेड फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल जो सर्कुलर वे में पाया जा रहा है वो मैंने आपको बना के दिखाया बेटा. उसका नाम प्लाज्मिड है बेटा. तो पहला पॉइंट होगा कि प्लाज्मिड आर एक्चुअली द राउंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ डीएनए का एक मॉलिक्यूल है बेटा. इसी को हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं. ये सेल के अंदर एक से ज्यादा भी पाए जा सकते हैं बेटा, लेकिन ज्यादातर एक ही की बात की जाती है बेटा. ये जो प्लाज्मिड होते हैं बेटा ये टोटली तौर पर डीएनए कंटेंट होते हैं बेटा. डीएनए और उससे मिलकर बनने वाले जितने भी कंटेंट्स आते हैं उन्हीं से मिलकर बनता है. जैसे कि आपको बेटे पता है कि एक डीएनए जो होता है वो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, तो कंपोजिशन भी उसकी तकरीबन इसी नॉर्मल डीएनए की तरह की ही है बेटा. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं बेटा ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंपोनेंट होते हैं. ये खुद ब खुद डिवाइड करते हैं बेटा, इसीलिए हम इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं और इसका बैक्टीरिया के डिवीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इनके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है. सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इस कंपोनेंट का एज सच बेटा कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ सेल के ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी इस प्लाज्मिड के ऊपर होती है बेटा. उनमें से पहला कंपोनेंट या इसका जो पहला काम है वो ये है कि किसी भी जगह पर ये एज अ वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है. सो प्लाज्मिड कैन एक्ट एज अ वेक्टर. अब ये वेक्टर क्या है और किस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है बेटा. उसमें हम बैक्टीरिया का ही डीएनए, बैक्टीरिया का ही जेनेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं के कंटेंट्स को इस्तेमाल करते हुए बेटा रेप्लिकेशन करवाते हैं. तो एज सच वहां पर जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ही होता है बेटा. तो प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में इसका बेहद रोल है बेटा. इसके अलावा बैक्टीरिया के इसी जेनेटिक कंपोनेंट के ऊपर जो डीएनए पार्ट है प्लाज्मिड का, उस पे कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो एज अ रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज शो करते हैं. अब रेजिस्टेंट किन चीजों के अगेंस्ट शो करते हैं? रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस केमिकल कंपाउंड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज. तो उन सब के लिए ये जो कंपोनेंट है वो एज अ रेजिस्टेंट मटेरियल के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं जो उन सब को रेजिस्ट करने के लिए प्रोटीन बना सकते हैं बेटा. तो ये है हमारा पहला कंपोनेंट बेटा प्लाज्मिड. अब आते हैं बेटा हमारे सेकंड नेक्स्ट पार्ट के ऊपर है जी राइबोसोम. जैसा कि एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट, इन दोनों में राइबोसोम की अक्रेंस देखी जाती है बेटा. वही बातें कि जो राइबोसोम है ये 2 यूनिट से मिलकर बना है. राइबोसोम का पहला पार्ट होता है बेटा आरएनए, कि ये आरएनए से बना है,
और सेकेंड पार्ट इसमें प्रोटीन्स आती हैं। सो अ कंप्लीट राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है बेटा, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली बाउंड हो सकता है बेटा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली बाउंड हो सकता है बेटा, ये उसकी लोकेशन है बैक्टीरिया के अंदर। यहां पर अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये जो मैंने आपको रेडिश पार्ट बना के दिखाया, दिस इज एक्चुअली अ राइबोसोम। ये राइबोसोम है जो उनकी मेम्ब्रेन, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड फॉर्म में यहां पर मौजूद है। जिस तरह प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया, उसी तरह यूकैरियोट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उनमें भी राइबोसोम है। लेकिन इनके राइबोसोम में और उनके राइबोसोम में जो मेन डिफरेंस है बेटा, वो उनके साइज का है, उनके सब यूनिट्स के स्ट्रक्चर्स का है बेटा। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोट के अंदर होते हैं वो जरा स्मॉलर होता है, और यूकैरियोट का राइबोसोम जरा लार्जर होता है बेटा। इनका नंबर भी वेरी करता है, जिस तरह इनका साइज वेरी कर रहा है इस तरह से इनका नंबर भी वेरी करता है। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया को या कोई भी हो, उनमें हंड्रेड्स ऑफ राइबोसोम्स हो सकते हैं बेटा। सो हंड्रेड्स ऑफ राइबोसोम्स उनके अंदर पाए जाते हैं। उनकी लोकेशन जो है वो वेरी करती है बेटा। वो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स में फ्रीली स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कर रहे हो सकते हैं, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड भी हो सकते हैं, या किसी और कंपोनेंट के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न क्या है? इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं बेटा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो राइबोसोम है, अगर सेल ने किसी भी जगह के ऊपर कोई प्रोटीन बनानी है, कोई पार्ट बनाना है, अपने कोई एंजाइम बनाने हैं, तो उसकी इंस्ट्रक्शन उन्होंने राइबोसोम को ही देनी है बेटा। वो इंस्ट्रक्शन मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में ही राइबोसोम के पास आएंगी बेटा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा मीजोसोम्स के बारे में। इस पॉइंट को यूं समझाया जाता है बेटा कि सेल की जो इनर बाउंड्री है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कभी कभार उसमें इन्वेजिनेशंस आती हैं, और इन्वेजिनेशन होने के बाद कुछ वेजिकल लाइक कंपोनेंट बनते हैं, कुछ सर्कुलर राउंडेड पार्ट बनते हैं बेटा, हम उन्हीं को मीजोसोम कहते हैं। सो मीजोसोम्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवेजिनेट करने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा, उन्हें मीजोसोम कहा जाता है। इस डायग्राम में ये भी मीजोसोम है क्योंकि इन्वेजिनेशन से बना है, ये भी मीजोसोम है क्योंकि इन्वेजिनेशन से ही बना है, ये भी मीजोसोम है क्योंकि ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट करने से ही बेटा बना है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। मीजोसोम किस तरह की इन्वेजिनेशन शो करता है? वो 3 फॉर्म्स बनाता है। मीजोसोम 3 फॉर्म्स के अंदर बेटे मौजूद हो सकता है। या तो ये सिंपल वेजिकल फॉर्म में हो, सिंपल वेजिकल फॉर्म में पाया जाए, राउंडेड फॉर्म में होगा। कभी कभार ये लॉब्यूलर पार्ट्स की फॉर्म में होता है, कभी कभार प्रोजेक्शंस फॉर्म में होता है, ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, और कभी कभार ये लैमेला फॉर्म में होता है। लैमेला मीन शीट फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो मिडल जो शेप है, मीजोसोम है, सेंट्रल पार्ट है और एक्सटेंशन पार्ट है बेटा। तो ये सारी उसकी फॉर्म है कि राउंडेड है, ट्यूब है या फिर लैमेला है, इन सभी के अंदर ये मौजूद हो सकता है बेटा। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तमाम बैक्टीरियाज के अंदर मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये उसका काम करता है जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रिस्पायरेशन में हेल्प करना, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम बनाना। क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो क्या इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं होगी? क्या एनर्जी नहीं बनेगी? तो उस एनर्जी को बनाने के लिए जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है बेटा, उन्हें बनाने की जिम्मेदारी इन पार्ट्स के ऊपर होती है। तो ये रिस्पायरेटरी एंजाइम को फॉर्म करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ। तो इनमें ये हैं बेटे रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। तो इन्हें बनाने के बाद सेल के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में एक्सपोर्ट किया जाता है, उन्हें बाहर की तरफ भेजा जाता है।
मीजोसोम सिर्फ एंजाइम ही नहीं बनाते बेटा, वो डीएनए को रेप्लिकेट करने में भी हेल्प करते हैं, डीएनए को डुप्लीकेट भी करवाते हैं और सेल डिवीजन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं बेटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि एक मीजोसोम परफॉर्म कर सकता है बेटा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी बेटा। हम सबसे पहले ग्रेन्यूलर एंड स्टोरेज बॉडी के कलेक्शंस की बात करते हैं कि क्यों होते हैं बेटा। एक बैक्टीरिया बहुत ही बेटा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है। ऐसा नहीं है कि उसे हर चीज एक सिंगल एंड के ऊपर मिल जाएगी, बाहर निकला और चीज उसे मिल गई, उसे होस्ट मिल गया, उसमें जाके अपनी फूड लेने लग गया। वो बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है। इसलिए बैक्टीरिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी उन्हें फूड मिले, जब भी उन्हें फूड का कोई कंटेंट मिले, फौरन उसको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिन्हें हम बेटा स्टोरेज बॉडीज या ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो एक बैक्टीरिया अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है वो 4 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेटा। उनमें से पहला कंपोनेंट है ग्लाइकोजन, जिसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं बेटा। पहला कंपोनेंट है ग्लाइकोजन, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है बेटा ये। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट में सेकंड पार्ट आता है सल्फर मॉलिक्यूल्स। सल्फर भी स्टोरेज फॉर्म में, स्टोरेज फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ सकता है बेटा। इसके अलावा फैट मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फोरस, ये सारी चीजें बेटा वो हैं जो कि एक बैक्टीरिया अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स बेटा। जब भी जरूरत पड़ेगी वो इनका इस्तेमाल करेगा और अपनी बॉडी में इनकी यूटिलाइजेशन को अकॉम्प्लिश करवाएगा बेटा। जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा फूड को स्टोर करे। कभी कभार या हर रिएक्शन के बाद बैक्टीरिया कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी के बाहर निकालना होता है, तो वो डायरेक्टली उन्हें एक्सक्रीट नहीं करते, बल्कि वो पहले उन्हें कुछ बॉडीज में और कुछ ग्रेन्यूल्स में ही स्टोर करते हैं बेटा। उनकी एक्सक्रीशन बाहर की तरफ करवा दी जाती है। अब वो वेस्ट चीजें जो एक बैक्टीरिया ने अपनी बॉडी से रिमूव करनी है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज बॉडी एंड ग्रेन्यूल्स स्पेशली, ग्रेन्यूल्स स्पेशली बेटा, ठीक हो गया। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है बेटा, इसके अलावा एसिटिक एसिड आ जाता है बेटा, इसमें एसिटल्डिहाइड के कंपाउंड्स आ जाते हैं और ये सारी चीजें बैक्टीरिया के लिए एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पे बेटे काम करती हैं और बैक्टीरिया ने इन्हें रिमूव करना ही है हर सूरत में बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। हमारे लास्ट कंपोनेंट्स में से हैं स्पोर्स एंड सिस्ट बेटा। दोनों एक ही अल्टरनेटिव वे में इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया की पूरी जो बॉडी होती है ना, हम उसे एक सेल कंसिडर करते हैं। उस सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं बेटा। बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना, तो वो अपनी बॉडी के इस वेजिटेटिव सेल के अंदर या वेजिटेटिव पार्ट के अंदर की तरफ भी एक स्पोर बना सकते हैं या बॉडी के बाहर की तरफ भी एक स्पोर बना सकते हैं। तो टर्म इस्तेमाल की गई, अ स्पोर कैन बी फॉर्म इनसाइड द वेजिटेटिव सेल और कैन बी फॉर्म आउटसाइड द वेजिटेटिव सेल। ये एक बैक्टीरिया है बेटा। अगर तो स्पोर इनसाइड पर बनेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये एंडोस्पोर है। द टाइप ऑफ स्पोर विच आर फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी इनसाइड द वेजिटेटिव सेल is known as the endospore, while the other type of the spore which will form outside the bacterial's body, जो बाहर की तरफ बनेगा या जिसे बनाकर फौरन बाहर बॉडी के निकाल दिया जाएगा बेटा, उसी को हम एक्सोस्पोर का नाम देते हैं बेटा। तो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर्स ये आपने याद रखना है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना बेटा, वैसे तो ये डॉर्मेंट होते हैं। हर दफा स्पोर बॉडी से निकलकर फॉल करें और वहां से एक नया बैक्टीरिया जनरेट करने, ये कोई रूल नहीं है बेटा। क्योंकि ये रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं बेटा। ये पीएच को, वाटर की शॉर्टेज को, हाई रेडिएशन को, टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट कर सकते हैं। इसलिए ये एक अच्छा सेल है जो नए बैक्टीरिया को बनाने में बहुत हेल्प करता है बेटा। तो जैसे ही स्पोर बनेगा, अगर बॉडी में रिटेन करना है तो वेल एंड गुड, अगर उसे रिटेन नहीं करना तो बैक्टीरिया उसे बॉडी के बाहर निकालता है और जैसे ही स्पोर ग्राउंड पे फॉल करता है
वो ये ऑब्जर्व करता है कि जी पानी नहीं है, ऑब्जर्व करता है जी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्जर्व होता है जी वहाँ पर रेडिएशन के साथ साथ टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही कंडीशन सूटेबल आती हैं वो फौरन से ग्रो करेगा और एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर। हमारा लास्ट पॉइंट है बेटे आज के टॉपिक का सिस्ट के बारे में। कभी कभार बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर या अपने स्पोर के बाहर एक थिक वॉल कवरिंग बनाता है बेटा, और उस थिक वॉल कवरिंग को हम सिस्ट का नाम देते हैं बेटा। ये जो सिस्ट होती है काफी स्ट्रांग होती है बेटा, काफी ज्यादा मजबूत होती है। इसका काम है बैक्टीरिया को और उनसे बनने वाले कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके बेटा। वैसे तो ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कम शो करते हैं। अगर बहुत ज्यादा हीट किया जाए तो एक बैक्टीरिया, चाहे उसमें सिस्ट ही क्यों ना हो, वो ब्रेक कर सकता है बेटा। ये तरीका जो पास्चराइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है कि दूध को हम उबालते हैं और बैक्टीरियल एक्टिविटी बिल्कुल रुक जाती है, वो इसी वजह से है कि वो बैक्टीरिया चाहे जिसमें सिस्ट ही क्यों ना हो, उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो हीट रेजिस्टेंट को टॉलरेट नहीं कर सकती, उसमें हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वो फौरन डिस्ट्रॉय करेंगे और बैक्टीरिया वहां पर खत्म हो जाएगा बेटा। तो यही थे हमारे बेटे आज के पॉइंट। हमने प्लाज्मिड, राइबोसोम, मीजोसोम, ग्रेन्यूल एंड स्टोरेज बॉडी और स्पोर और सिस्ट की बेटे आज बात कर ली। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर किसी बच्चे को रिगार्डिंग टू दीज पॉइंट कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह बेटा हम इसे अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन के अंदर लाजमी देखेंगे बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ, उसकी न्यूट्रिशन और उसके रिप्रोडक्शन के फिनोमेना पे बात करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।